50% पेशेंट बढ़ जाते हैं। इस वक्त मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं 50 या 60, तो ये ईद के मौके पर 120 130 तक चले जाते हैं। फूड पॉइजनिंग के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारा जिस्म है वो 100 ग्राम से 150 ग्राम से ज़्यादा जो है गोश्त को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। ये गोश्त जो है बॉडी का पानी भी एब्जॉर्ब करता है, और जैसे कि अभी गर्मी है तो उसके अंदर होता ये है कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत प्यास लगना शुरू हो जाती है, आपकी यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका बीपी जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होना, उल्टी मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक टाइम अगर गोश्त खा रहे हैं तो दूसरा टाइम वेजिटेबल को प्रेफर करें। आपके पास गोश्त है, आपने उसको अब पूरा महीना चलाना है, जो कि गलत है। 2 दिन के बाद उस गोश्त के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। आप बेसिकली इन्फेक्टेड मीट, मटन और वो मांस खा रहे हैं। कलेजी जो है वो बनी ही आपके कोलेस्ट्रॉल से। कलेजी के अंदर जो है मीट की क्वांटिटी से कम होती है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इसको आप स्टोर तो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, गोश्त कितना खाना है, इसको कैसे रखना है और क्या एहतियात हैं, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बकरा ईद के दिनों में ख़ास तौर पर जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो किस किस्म की तकलीफ़ और किस किस्म के जो हैं परेशानियां लेकर आते हैं? जब भी ईद उल अज़हा का टाइम आता है तो हमारे पास इन पर्टिकुलर एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दूसरे फूड पॉइजनिंग के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब उसकी जो मेन वजह है वो एहतियात ना करना है। एहतियात ना करने के इस मुराद के हम जैसे पाकिस्तानी या लोग हैं, जब बकरा उज़ा होती है तो कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ बने, चाहे वो कबाब हो, सालन हो, बिरयानी हो, वो गोश्त के अंदर ही बने। लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो हमारा जिस्म है वो 100 ग्राम से 150 ग्राम से ज़्यादा जो है गोश्त को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। क्वांटिटी से ज़्यादा गोश्त की मिकदार बढ़ जाती है तो क्या होता है कि पेट के अंदर दर्द होना, उल्टी मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कि गोश्त जो है बॉडी का पानी भी एब्जॉर्ब करता है, और जैसे कि अभी गर्मी है तो उसके अंदर होता ये है कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत प्यास लगना शुरू हो जाती है, आपकी यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका बीपी जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो हम उसके साथ ये नहीं सोचते कि हम एक टाइम अगर गोश्त खा रहे हैं तो दूसरा टाइम वेजिटेबल को प्रेफर करें, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर एक तो वो हाइड्रेटिंग होती है, उनके अंदर पानी की मिकदार जो कि जिस्म के हिसाब से ज़्यादा होती है, तो वो उसको कंपनसेट कर रही होती है। दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है वो है फ्रोज़न फूड। आपके पास गोश्त है, आपने उसको अब पूरा महीना चलाना है, जो कि गलत है। 2 दिन के बाद उस गोश्त के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। आप बेसिकली इन्फेक्टेड मीट, मटन और वो मांस खा रहे हैं। अब वो जब आप खाते हैं, चाहे जितना भी उसको गालें तो वो गलता नहीं है। तो शहरी आप, मैं या जो भी उज़हा का गोश्त है, कोशिश करते हैं कि डंप कर लें। अब ये डंप करना, एक तो इस गर्मी की हालत के अंदर गोश्त जो है वो आप फ्रीज़ भी नहीं कर सकते, लोड शेडिंग इतनी है, तो वो गोश्त वैसे ही ख़राब हो जाता है। अब इसको समअप हम इस तरह से करें कि कोशिश करें कि अगर उज़हा का गोश्त है भी, गरीबों में बांट दें, घर में स्टोर ज़्यादा नहीं करें, एक टाइम गोश्त बनाएं आप। हमारे पास 50% पेशेंट बढ़ जाते हैं। मतलब अगर इस वक्त मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं 50 या 60, तो ये ईद के मौके पर जो है समझे 120 130 तक चले जाते हैं, जो कि इज़ अ वेरी सिवियर कंडीशन। अच्छा। ठीक है, और वो बहुत सिवियर कंडीशन के अंदर आते हैं। उनको फिर यहाँ पे हम मैनेज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, जो नमकियाँ ज़ाया होती है फूड पॉइजनिंग में, उल्टी मतली में, मोशन में, वो बैलेंस करने होते हैं, उनकी लैप्स होती हैं। तो ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। इस दौर के अंदर दवाई से ज़्यादा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़ोर दिया जा रहा है कि भाई आप पानी ज़्यादा पिएं, आप जो है कोशिश करें वॉक करें आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, अपनी रेस्ट पूरी करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन, मीठा कम करें, गोश्त का मिकदार कम खाएं, और चावल या ऐसी चीज़ों को जो है ना उसकी स्टॉपेज होनी चाहिए। ऐसे पेशेंट बहुत रिस्क पे होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ के, आम पेशेंट के रिलेशन। तो ये अब आपके ऊपर खुद है। कौन सा बैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने अरसे तक अगर गोश्त
फ्रिज में, फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में जो लोग जमा करके रखते हैं, तो कितने अरसे बाद वो ख़राब हो सकता है? दूसरा, कच्चा गोश्त रखना और या गोश्त का कुछ पका कर उस तरह से रखना, इसमें भी कोई फ़र्क है? देखिए, पहले तो ये जो पॉलीथीन वाला ये जो पूरा भले बंद हो या खुला हुआ हो, कोशिश करें कि बर्तन के अंदर रखें। उसके अंदर जो उसकी डीजनरेशन है, बैक्टीरियनेशन है, वो कम होती है बनिस्बत आपकी जो है वो अगर किसी थैली के अंदर आप रख रहे हैं। फिर थैली का भी देखें ना, वो भी हम इतने रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं है अपनी तरफ से कि गोश्त निकाला, थैली वहीं पे की, उसकी वजह से क्लॉगेज हो गई, कहीं पे कोई चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, गोश्त जो रॉ गोश्त होता है ना, वो फ्रीज़ कर सकते हैं। जो पका हुआ गोश्त होता है उसके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि आप उसको बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो जो रॉ मीट है वो 2 दिन तक आप रख सकते हैं। मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, कोशिश करें कि उससे पहले उसको कंज्यूम करें। जिस पर्पज़ के लिए लिया है उस पर्पज़ की वजह से डिस्ट्रीब्यूट करें, 1-2 दिन के अंदर कंज्यूम करें। लेकिन 2 से जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो उसके अंदर की जो भी एनर्जी होती है या जो प्रोटीन्स होती हैं वो वैसे ही वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं ओवर फ्रीज़ होने की वजह से, और वो गोश्त गलता भी नहीं है बेसिकली। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 2 दिन है। मेडिकल साइंस ये बताती है कि 2 दिन तक जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अर्लियर इज़ बेटर। सर, ईद का पहला रोज़ सुबह के वक्त कलेजी, दोपहर के वक्त बिरयानी, शाम के टाइम कबाब वगैरह और रात को बारबेक्यू, क्या हमारा मैदा ये सब मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बर्दाश्त कर सकता है? जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर ये है कि अगर खाने की भी एक सिंपैथी होती है कि जिस तरह का खाना खा रहे हैं उसके साथ जो है आप दूसरी वैरायटी का खाना मिक्स नहीं करें, क्योंकि वो अंदर जाके उनका भी रिएक्शन होता है। अब देखिए, आपके मैदे के अंदर डिफरेंट एंजाइम है। कबाब के लिए अलग एंजाइम है, बिरयानी के लिए, चावल के लिए अलग एंजाइम है, और कलेजी के लिए एक अलग एंजाइम है। ठीक है, वो डिफरेंट तरह से डाइजेस्ट होते हैं। अब अगर एक ही टाइम पे आप एक ही दिन के अंदर 3 डिफरेंट तरह के काम एक किसी बंदे को भी देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम पे जब ये एक ही दिन के अंदर तीनों चीज़ें जाती हैं तो उसके अंदर चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और बहुत टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। कलेजी के लिए जो है वो कितना HCl सीक्रेट करना है, कितने पेप्सिन सीक्रेट करने हैं, कितना क्या सीक्रेट करना है, फिर वो ग्लैंड जो है उसको सप्रेस करना है, फिर बॉडी को दूसरा ग्लैंड लाना है बिरयानी के लिए, फिर रात को एक तीसरा। अब तीनों चीज़ें मटन की हैं, तीनों डिफरेंट क्वालिटी है, तो इससे मैदे के अंदर परफोरेशन हो जाती है जो खून की कमी का बायस बनती है। मेनली जो डिफरेंट की जगह की चीज़ें जो है ना वो ट्राई करते हैं, उससे ये होता है कि बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल होता है स्टमक के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, वो बढ़ जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी pH, उसकी एसिडिटी, उसकी तेज़ाबियत डिफरेंट चीज़ों की उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो मैदे के अंदर, आंतों के अंदर एक छेद हो जाता है जिससे जो है हमारा खून ज़ाया हो रहा होता है। कलेजी जो है उसका फौरी तौर पर उसको पका लिया जाता है कि भाई ज़्यादा देर इसको रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो क्या ऐसा है कि ज़्यादा देर रखने से ख़राब हो सकती है, या इसका जो है कितनी मिकदार में खाना चाहिए? क्या ये भी ज़्यादा खाने से हमें नुकसान है? क्यों है सर, प्लीज़? देखिए, कलेजी जो है वो बनी ही आपके कोलेस्ट्रॉल से। कलेजी के अंदर जो है मीट की क्वांटिटी से कम होती है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इसको आप स्टोर तो करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। ठीक है, अगर कोई, देखिए हम जो पाकिस्तानी ना, हम हर चीज़ खा लेते हैं, हम शौकीन हैं खाने पीने के, मिर्च मसालों के, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के अंदर अब कंट्रोल हो गया हेल्थ क्वालिटी की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से क्वालिटी। तो कलेजी जो है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट या बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो अवॉइड करें। खाना भी है अगर टेस्ट के लिए तो 2-3 निवाले खा लें टेस्ट के लिए, लेकिन उसको पूरा मील नहीं बनाएं कि इसके साथ ही पूरा हमें लंच करना है या पूरा डिनर करना है या पूरा नाश्ते के अंदर पूरी कलेजी खानी है। कोशिश करें, सुन्नत भी ये है कि 3 हिस्से खाएं, 1 हिस्सा खाली छोड़ें, ताकि बॉडी की सर्कुलेशन उसको रेगुलेट कर सके, उसको डिफरेंट जिस्म की जो ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचा सके।